हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? ठीक है। ठीक हो? बढ़िया सर। क्या? चलो, चलो पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो स्टार्ट ही कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे। ओके। ओके सर। यस सर। वो जो लास्ट हुए थे क्वेश्चन उनका सर आंसर पता लग गया था सर। एक मिनट, एक में तो मैंने शायद कैलकुलेशन एरर किया है। इसमें देखो, दिख रहा है कुछ? यस सर। यस सर। ये -19 है ना? ये देखो, 10 के पावर 8 है, ये 16 हो जाएगा, -3 तो ये +13 आ जाएगा ना? यस सर। है कि नहीं? यस सर। तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया था +13, तो ये +13 और ये ऊपर जाएगा, ठीक है? तो ये तो 5.6 इंटू ये पूरा कितना हो जाएगा, 10 के पावर 19 + 13 कितना जाएगा? 32 है। 19 + 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, फिर हम मेगा में बदलने के लिए 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना? यस सर। यस सर। ठीक है। 10 की पावर 26 है। आ जाएगी ना? यस सर। 10 के पावर -6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा फिर, ठीक है? तो 5.6 इंटू 10 के पावर माइनस, आप लोगों ने भी उस दिन ध्यान नहीं दिया था क्या? सॉरी, यस सर। +26। मेगावोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये फार्मूला वैलिड है, 1 जूल इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो जूल में निकाल के आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दो, फिर मेगा में बदलने के लिए 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? यस सर। ठीक है, हमने यहाँ जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया और फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया, है ना? यस सर। तो ये था। और कोई था क्या? एक सर म्यू म्यू वाला है, यही वाला था। इससे यही ये था। तो सही है यार, इसमें तो कोई कुछ गलत नहीं है ना? इसमें कुछ गलत नहीं है। 0.2 माइक्रोग्राम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कैलकुलेशन नहीं लग रहा गलत है। E = mc²। यस सर। तो डेल्टा एम जो हो जाएगी एनर्जी/c²। एनर्जी भी हमें जूल में दिया हुआ है, 10 के पावर 18। ठीक है, और c² का वैल्यू हम 9 इंटू 10 के पावर 16। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो 2 इंटू 10 के पावर 10 की पावर 2। 10 के पावर 2 kg आ जाएगी, है ना? यस सर। एक मिनट देख लेता हूँ, kg आ गई ना, यानी 200 kg। और इसको माइक्रोग्राम में बदलना है। इसमें भी कुछ लगता है गलत हुआ है क्या? देख लेते हैं। यह सही है ना? इतना kg आ गया ना? एक मिनट। फिर ऊपर 18 इंटू 10⁻8 है सर। एक है बेटा, तो -8। ठीक है, यस सर। ये kg आ गया, इसको फिर ग्राम में बदलोगे तो 2 इंटू 10 के पावर -8 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम। बोलो, kg को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना? यस सर। तो ये आ जाएगी 2 के पावर -5 ग्राम। अच्छा, उस दिन क्या हो रहा था, कैलकुलेशन ही सब गलत हो रहा था क्या? यह है यस सर। 2 के पावर -5 ग्राम। और हमें मिली में बदलने के लिए, ये नहीं, ये तो सही था। 2 इंटू 10 के पावर -5। अगर हम -5 है ना, तो -6 करना होगा ना? यस बोलो, सर।
तो अगर हम -6 करना हो तो अगर हम 10 के पावर -1 और इंटू 10 के पावर +1 कर दें, ठीक है, तो ये तो बन जाएगा 10 के पावर -6। बोलो। यस सर 20 और इंटू ये 10। 20 इंटू 10 के पावर -6 यानी 20 माइक्रो। ठीक है। यस सर। उस दिन क्या हो रहा था, आप लोगों को नहीं पता चल रहा था क्या ये? चलो ये हो जाएगा। मैंने तो ये क्वेश्चन देखा भी नहीं था कि, बस इसका देखा था, अनमोल ने भेजा था इसका स्क्रीनशॉट लेकर, है ना। तो मैं देखा कि यहाँ यस तो सर। यही गलत हो गया है। ठीक है, पावर में ही गलत हो गया, प्लस को हमने माइनस ले लिया था, वही गलत हो रहा था पूरा। ठीक है, पर इसमें क्या गलती कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा, जो नहीं आ रहा था। केजी नहीं लेके हम डायरेक्ट ग्राम ले रहे थे क्या? यस सर केजी में नहीं लिया था, डायरेक्ट ग्राम में ले रहे। अच्छा, वही गलत है, क्योंकि देखो सब ऐसा यूनिट में लिया है ना, जूल है, और ये सी जो है वो मीटर पर सेकेंड में है, तो मास भी आएगा वो एसआई में आएगा ना, केजी में ना। यस सर। ठीक है, तो ये केजी में आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को ये? बोलो, यस सर। आगे बढ़े। यस ये सर। देखो, ये क्वेश्चन कुछ छोड़ा था मैंने, आपने ट्राई किया क्या जो मैंने छोड़ा था? ये तो हो गया था ना, ये यस हो गया सर। था। ये मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूटन, हीलियम दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हीलियम पूछा है, तो ये तो निकाल लोगे ना हीलियम। तो हीलियम यस जो सर। होता है 4 2, ये कितना से बना होगा? तो देखो ये बना होगा, अगर हम प्रोटॉन की ले लें और प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन कितना होगा? ये 1 1 1 0, तो ये तो 2 रहना होगा, तभी ये 2 हो पाएगा। ठीक है, यस और सर। ये 2, और ये भी 2 ना। यस सर। ठीक है, तो देखो मास हो जाएगा 4 2, और इसका 2 4, और ये 2, और 2 इंटू 0 2। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बन के हीलियम बन रहे हैं, हीलियम 4 2। तो यहाँ से हीलियम का बोला है मास, इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हीलियम का कितना बोला है? 4 ना, यानी 4.0015। और इसका देखो ये 2 है। ठीक है, तो एक का मास दिया हुआ है प्रोटॉन का इतना। ठीक है, तो एक का तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स इधर का मास। ठीक है, इधर का मास हो जाएगा 2 टाइम्स प्रोटॉन का मास 1.0073, प्लस न्यूट्रॉन का 2 टाइम्स न्यूट्रॉन का 1.0087। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, इसमें से दोनों को माइनस करोगे तो डेल्टा एम आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये प्रोडक्ट का मास। ठीक है, और ये रिएक्टेंट है। ठीक है, इसी से बना है ना। यस यस ठीक है, सर। सर। तो इस पूरे में से इसको माइनस करोगे तो डेल्टा एम आ जाएगा, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछा है, तो डेल्टा एम देखो ये यू में है, यानी एएमयू में ही है। ठीक है, तो डेल्टा एम अगर एएमयू में है तो तुम 931 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा ना। बोलो। यस सर। ठीक है, जब हम डेल्टा एम को एएमयू में लेते हैं, ठीक है, और 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो देखो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा अजीब टाइप का लगेगा, ठीक है, सॉल्व करने में। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि इसका इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, जहाँ की कैलकुलेशन थोड़ा अजीब लेंदी वगैरह लगे। ठीक है, क्योंकि देखो मास भी डेल्टा टाइम भी निकालोगे तो बहुत अजीब सा आएगा, है ना। यस सर। ठीक है, 0.00 कम समथिंग आएगा। ठीक है, तो करने का तो कर ही सकते हैं, पॉइंट वगैरह लेकर जीरो नीचे ले लो। ठीक है, पॉइंट हटा हटा दो, मल्टीप्लाई करके फिर लगा दो। ठीक है, तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखना, डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा न्यूक्लियस भी लगा दिया है, एक न्यूक्लियाई था अपना। ठीक है, हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ को क्या लिखा था? एच अपॉन मोमेंटम, है ना, सर। मास एच इनटू वेलोसिटी। ठीक है, एच अपॉन मोमेंटम। तो इसमें जब मान लो होता क्या है ना, कि जब मान लो एक एटम, ठीक है, ब्रेक होके दो मान लो बनते हैं।
ठीक है, या चलो हाँ ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा भी बनते हैं तो उस केस में क्या होता है ना कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है, कि इनिशियल मोमेंटम इसका और इनिशियल मोमेंटम इस दोनों को मिलाकर, यानी जो इस पी इनिशियल होगा और पी फाइनल में जो दोनों का मोमेंटम आएगा पी फाइनल, तो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल होगा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है क्या देखो कि न्यूक्लियस ऑफ मास एम, ठीक है, एक मास एम का न्यूक्लियस था जो कि रेस्ट पे था। रेस्ट पे कहने का मतलब कि इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, तो भी 0 है, ठीक है, यस सर। मोमेंटम 0 था। ये ब्रेक हुआ 2 मास में, एक m/3 और एक 2m/3, है ना? यस सर। ठीक है, तो बोला है रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द टू पार्ट विल बी, ठीक है, तो ये दोनों पार्ट का डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो देखो तुम ध्यान दो, अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा, यानी फाइनल मोमेंटम 0 कब हो सकता है कि मान लो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम सेम हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो फाइनल मोमेंटम 0 हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, कि मान लो ऐसा बोल सकते हैं कि इसका ऐसा वेलोसिटी आया, ठीक है, या मान लो इसका मोमेंटम p इधर है आया और इसका मोमेंटम p इधर आया, ठीक है, और दोनों का मोमेंटम इक्वल आया, ठीक है, और अपोजिट आया, तो इसका भी मोमेंटम 0 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि इनिशियल 0 था तो नेट फाइनल भी, पी फाइनल जो नेट होना चाहिए वो भी 0 होना चाहिए ना, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहना है। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनली इसके पास मोमेंटम आया और इसके पास मोमेंटम आया, मोमेंटम वेक्टर है, तो 0 कब हो सकता है, दोनों इक्वल हो और अपोजिट हो तो। यानी अगर हम मैग्नीट्यूड बाइट देखें तो मोमेंटम ऑफ 1 और मोमेंटम ऑफ 2 ये दोनों क्या होगा, मैग्नीट्यूड बाइट सेम होगा ना। यस सर। और यस हमें सर। लैम्डा निकालने के लिए h बाई मोमेंटम ही चाहिए, तो h तो कांस्टेंट है और दोनों का मोमेंटम भी सेम आ गया मैग्नीट्यूड बाइट, तो लैम्डा भी क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा सर। सेम तो है। दोनों का रेशियो तो क्या आएगा। 1 1 ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं तो ध्यान से करना, ठीक है। यस ठीक सर। है, और ज्यादा चांस है इसी टाइप का, ये सब देखो जेईमेन में को आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो इतना भी लग रहा है ना ये सब, ये ठीक है, सब जेईमेन में आए हुए क्वेश्चन पीवाई की, और सब जो क्वेश्चन है ना वो मान लो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है 23-24 का है और कुछ जो है 21-22, ठीक है, सब जो है 20 के अंदर का ही है और मैक्सिमम 23-24 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गए। यस सर। देखो ये न्यूक्लियस ए, एक न्यूक्लियस ए है, ठीक है, हैविंग मास 200, इसका मास नहीं, मास दिया हुआ है क्या, मास नंबर 202, ठीक है, इसका मास नंबर 200 है, ठीक है, मान लो कोई एक्स होगा न्यूक्लियस, ठीक है, क्या हो गया, एक्स जिसका कि मास नंबर 220 है ना, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, वही गलत हो जाता है। एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतना, ठीक है, पर न्यूक्लियन का बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है स्प्लिट इनटू 2, ठीक है, मान लो हम ए बी ही ले लेते हैं, ठीक है, ये ए था जिसका कि मास 200, ये बी प्लस सी बन रहा है, ठीक है, बी का जो मास है 105, सी का मास 115 है ना। यस सर। यस सर। तो बोल रहा है कि देखो इस टाइप का क्वेश्चन देगा ना तो इसमें रिलीज एनर्जी पूछे ना, तो इसमें देखो डायरेक्ट हमें बाइंडिंग एनर्जी ही दे दिया है, ठीक है, तो अगर मास देता है ना तो मास के केस में हम क्या करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए डेल्टा एम सी स्क्वायर, जब मास डिफेक्ट आता है तो डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है, इसमें क्या दिया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दिया है, तो हम टोटल बाइंडिंग एनर्जी ए का निकाल लेंगे, टोटल बाइंडिंग एनर्जी बी प्लस सी का निकाल लेंगे और जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस होगा वही एनर्जी रिलीज होगा। यानी कि अगर हम बात करें ए का जो टोटल बाइंडिंग होगा तो देखो ए का पर न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, ए का एक न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी है 5.6 वोल्ट, तो इसका जो बाइंडिंग एनर्जी टोटल हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी टोटल वो हो जाएगा 220 इंटू 5.6, है कि नहीं। यस सर। उसी तरह इसका जो बाइंडिंग एनर्जी टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 105 इंटू इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना है बी का, 6.4।
बी एन सी इतना बाइंडिंग बी एन सी दोनों का सेम ही है ना ये सेम ही Yes, sir. 0.4 और इसका भी जो है बाइंडिंग एनर्जी टोटल जो हो जाएगा वो आ जाएगा 6.4 इंटू 115। तो इस दोनों का देखोगे रिजल्ट निकाल के देखोगे तो मैं सॉल्व करके कैलकुलेट करके बताता हूँ, आप भी करो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तीनों को। कहाँ गया कैलकुलेटर, ठीक है। तो इसका तो जो है ना टोटल वो आ रहा है 1232 इसका आ 220। रहा है 12320 है ना, और इसका Yes. कितना आ रहा है 64 इंटू 11105 ना, ये 6720 है ना, और इसका नहीं 6.4 है ना यार, ये 5.6 है, ये जीरो नहीं आएगा ना। एक मिनट फिर से करता हूँ, 220 फिर से गलत हो रहा था यार, 5.6 तो 1232 और इसका ये आ जाएगा है ना, बोलो 6.4, ठीक है। इसका आ जाएगा 6.4 इंटू 115,736। तो अगर हम रिएक्टेंट का टोटल बाइंडिंग एनर्जी देखें तो 672/736 है ना, तो ये हो जाएगा 672 प्लस 736, ये आ जाएगा 1408, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गया ना रिएक्टेंट का, Yes. Yes, sir. ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज होगा वो हो जाएगा टोटल बाइंडिंग एनर्जी, यानी टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1408 माइनस 1232, कितना आ जाएगा 176। Yes, sir. 176, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी जब डायरेक्ट दिया रहेगा ना पर न्यूक्लियन, ठीक है, तो ध्यान देना कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है पर न्यूक्लियन दिया रहेगा तो टोटल निकालने के लिए इसका एक न्यूक्लियस का दिया हुआ रहेगा तो टोटल निकालने के लिए टोटल इतना होगा ना 220 इंटू 1.5.6, ठीक है। पर न्यूक्लियन दिया रहेगा तो इस तरह से निकालोगे मास नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अगर टोटल दिया हुआ है तब तो कोई मल्टीप्लाई करना नहीं है, ये दोनों को ऐड कर देना है, इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। Yes, sir. Yes, तो sir. क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इतना शिफ्ट होता है ना तो हर एक शिफ्ट में यही लैंग्वेज वगैरह चेंज कर करके सेम ही क्वेश्चन पूछ लेता है। एक शिफ्ट में मान लो ये पूछ दिया, दूसरे शिफ्ट में क्या कर दिया टोटल दे दिया, तीसरे शिफ्ट में क्या कर दिया डेल्टा एम दे दिया, डेल्टा एम देकर पूछ लेगा, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को वो अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, क्लियर है। Yes, sir. Find the binding energy per nucleon for इतना मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है उसका, कैसे करेंगे हम लोग। तो बाइंडिंग एनर्जी पहले तो निकालेंगे, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, है कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालो और पर न्यूक्लियन निकालने के लिए फिर उसके कितना न्यूक्लियन है 120 ना, Yes, sir. 120 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। Yes, sir. तो देखो 120 में प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होता है ना, Yes, sir. तो ये 120. फिफ्ट नहीं एटॉम ये 50 मास है होगा. ना 50 Yes, sir. इंटू, 50 होगा. ठीक है 15 प्रोटॉन, ठीक है 50 प्रोटॉन 1 और प्लस देखो जो न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक नंबर माइनस मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी 120 माइनस 50 70। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो यही आएगा ना 50 70 और 50, ठीक है। तो जो स्ट्रोंशियम बना हुआ है 120 वो इतने से बना हुआ है, ठीक है। तो डेल्टा एम निकालने के लिए तुम्हें देखो सबका मास दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया गया है और मास ऑफ स्ट्रोंशियम दिया हुआ है, ठीक है। Yes, sir.
तुम निकाल लोगे डेल टाइम? यस सर निकालो। डेल टाइम कैसे निकालोगे इसका देखो, तो 120 इंटू मास ऑफ स्टोनशियम करोगे, ठीक है, और यस सर। इधर करोगे 50 इंटू मास ऑफ प्रोटोन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटोन, और इधर करोगे प्लस 70 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, सब दिया हुआ है तुम्हें। ऐड करके जो भी माइनस कर लोगे और तुम बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे यस सर। या सी स्क्वायर नहीं करना, यहाँ पे दिया हुआ है यू का वैल्यू लेना है 931, डेल्टा एम इंटू 931 करोगे तो बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए फिर तुम्हें 120 से डिवाइड करनी। डिवाइड ठीक करेंगे। है, हो जाएगा ना। तो इसमें यस कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है। चलो हाँ, ये सब अलग क्वेश्चन फिर आ गया। तो ये सब जितना क्वेश्चन था पीवाईक्यू था सब, ठीक है। तो इस सब का जब कैलकुलेशन है ना, तो इस सब को देखना कि लास्ट में करना, अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, जो क्वेश्चन तुमसे होने वाला है वो सब कर लो। अब तुम लग रहा है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अब इसमें कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे आओ, ठीक है, यस सर। नहीं तो जो होने वाला है वो करो पहले, ठीक है, क्योंकि पता चलेगा कि इसका तुम जितना कैलकुलेशन कर रहे हो उतना में कोई दो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो, तो देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का ऑर्डर देखो, सभी का डेंसिटी सेम ही होता है, ठीक है, डेंसिटी सबका सेम होता है। और इसका ऑर्डर कितना आया था, शायद 10 के पावर 14 आया था ना पावर में। देखो तो एक मिनट, 70 था डेंसिटी शायद। 70 था, 17 देख लेता हूँ मैं। ये चीज याद रख लेना, डेंसिटी जो आया 17 आया था, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर हो जाएगा डेंसिटी का 10 के पावर 17, ऑप्शन 2 है ना। यस। यस सर। चलो, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस ऑफ हीलियम न्यूक्लियस 3 फर्मी, और इसका जो दिया हुआ है पूछा है, ठीक है। यानी हीलियम का दिया हुआ है 3 फर्मी, तो रेडियस जो होता था वो होता था आर नॉट ए के पावर 1/3, है ना। बोलो, तो जब हम इसका हीलियम का लिखेंगे तो हीलियम का रेडियस 3 दिया हुआ है, आर नॉट को रहने दो, और ए कितना है हीलियम का, 4 ना, 4। ठीक है, यस ऊपर होता है ना, तो 4 के पावर 1/3। हमें इसका रेडियस पूछा है तो इसका रेडियस को आर ही रहने दो, आर नॉट, और इसका ए क्या है, 206 है, 206। यस। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, डिवाइड करोगे दोनों को तो आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, 3/r इज इक्वल टू 4/206 का पावर 1/3। इसको डिवाइड करो तो कितना आ रहा है, 204, 206 है, 4 से तो ये डिवाइड भी नहीं होगा पूरी पूरी, तो पॉइंट में आ जाएगा फिर। यस पॉइंट्स में आएगा। थर्ड ऑप्शन ही होगा सर पॉइंट में। क्या, 206 डिवाइड 4, 51.5 आ रहा है यार, ये तो कितना गंदा सा कैलकुलेशन दे दिया। ये या ऐसा करो ना, इसको क्यूब कर दो, ठीक है। तो इसको क्यूब करोगे तो यहाँ से पावर हट जाएगा, तो ये 3/r का क्यूब इज इक्वल टू, ये 4/2, या इसको करोगे तो आ जाएगा 1/51.5, ठीक है। और ये 9 आ जाएगा, ये आर क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 51.5, ठीक है। 27 नहीं आएगा। एक मिनट, 51.5 इंटू 9, 3 नहीं का 20, क्यूब। क्यूब से 27। अच्छा 27, हाँ ये 27 है ना, ठीक है। तो यस सर। इंटू 27, ये 1390 आ रहा है। 1390 किसका क्यूब रूट हो सकता है, ये फर्मी में दिया है ना। हाँ चलो, ये भी फर्मी में है तो ये सब तो फर्मी में ही आएगा। 1390 5 का तो 125 आ जाएगा,
6 का 36 नहीं, ये भी नहीं है, 11 का आ सकता है। ठीक है, 11.16 का आ जाएगा। ठीक है, यस सर। 11.16 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो उतना आ जाएगा। ठीक है, 1390 के करीब आ रहा है। ठीक है, 1389.92। ठीक है, तो ये देखो, इसमें एलिमिनेट कर सकते हो कि 5 का क्यूब तो इतना नहीं आएगा, 6 का भी नहीं आएगा, 8 का भी नहीं आएगा, तो यही आ सकता है। ठीक है, जो 10 से यस ऊपर सर। रहेगा ना वही आएगा, क्योंकि 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, और ये 1390 है, यानी 10 से ऊपर वाला तो एक ही ऑप्शन है ना। यस सर। ठीक है, तो इसका क्यूब करोगे तो 13.90 के अप्रोक्स आ जाता है। ठीक है, सर आपने 206 का क्यूब किया था ना? नहीं बेटा, मैंने इसको डिवाइड किया है 4 से, तो ये आया 51.5। वहाँ पर जो पहले, ओके सर। हाँ, इसको क्यूब किया ना तो ये पावर, तो ये 1/3 था ना, इसको क्यूब करेंगे, इसको भी क्यूब करेंगे और इसको भी क्यूब करेंगे तो पावर कैंसिल हो जाएगा ना इसका, तो ये तो सिर्फ यही बचेगा ना, 4/206। ठीक है ठीक सर। है, एक तो ये देखो, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। चलो, इसमें देखो, फोर्स, प्रोटॉन, प्रोटॉन तो देखो मैंने ये शायद नहीं बतलाया था या बतलाया था कि ये जो तीन में हमने ये बताया था कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, सबके बीच जो है न्यूक्लियस फोर्स लगता है ना, आपस में। यस सर। और ये सभी का जो न्यूक्लियस फोर्स है ना, जो फोर्स न्यूक्लियस जो है ना, वो सब बराबर ही होता है। फोर्स ड्यू टू प्रोटॉन प्रोटॉन, फोर्स ड्यू टू न्यूट्रॉन प्रोटॉन और फोर्स ड्यू टू न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, तीनों बराबर ही होता है। ठीक है, तो इससे अगर देखें तो ऑप्शन 2 3 सही हो जाएगा। ठीक है। यस सर। ठीक है, हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज व्हेन 10 kg यूरेनियम कन्वर्टी, ठीक है, तो 10 kg यूरेनियम कम्प्लीटली कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, तो एनर्जी जो होता है m × c² तो मास 10 ले लो और c² 9 × 10⁻16 है ना, m c² 60। करेंगे ना, 16 आ जाएगा ना यस 8 का, सर। तो ये आ यस। जाएगा 9 × 10⁻16 जूल। तो देखो ऐसा ऑप्शन है जूल में, तो हम टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अगर जूल में नहीं रहता मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो फिर हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल देते हैं, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, यस पहले सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं, उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है 1.6 × 10⁻19 से, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10⁻−6 से। ठीक है, तो वो चलो, एज द मास नंबर इंक्रीज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। तो देखो हमने क्या बोला, देखा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस का जो ग्राफ बनाया था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस और एटॉमिक नंबर का, तो वो कुछ इस तरह से आया था ना। यस सर। ठीक है, यानी देखो, अगर मास कम भी है और ज्यादा भी है तो दोनों केस में क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी कमेगा ना। यस सर का ठीक है, डिक्रीज तो होगा। देखो, हाँ, तो इधर देखो बोला है कि मास नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो मास नंबर, अब देखो, अगर इधर का कोई मेटल है, ठीक है, उसका मास नंबर इंक्रीज हो रहा है, तब तो इसका बाइंडिंग एनर्जी घटेगा। यस सर। और इधर क्योंकि मास नंबर इधर है, इधर का कोई एलिमेंट है, उसका अगर मास नंबर बढ़ रहा है, तब तो उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बढ़ेगा। यस सर। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, क्योंकि बीच वाले मास का क्या है, ठीक है, बीच वाले मास का जो मिडिल में है जो एलिमेंट, ठीक है, जिसका मास नंबर मिडिल में है, उसका क्या है, बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस ज्यादा है, सबसे ज्यादा आयरन का होता है। ठीक है, लेकिन उससे कम वाला का, उससे ज्यादा वाला का, दोनों का कम है। ठीक है, तो यहाँ मान लो कोई पहले से कम पे है और वो ज्यादा हो रहा है, उसका मास तो बढ़ रहा है, तो उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बढ़ेगा। और कोई मान लो जिसका मास के पहले से ज्यादा है और बढ़ रहा है, तो उसका तो फिर घटेगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो दोनों हो सकता है ना, तो मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। डिक्री। ठीक है, फिर ये कैलकुलेट कर देना, एनर्जी पूछा है, वही कैलकुलेशन होगा, डेल्टा एम निकालो, c² निकालो। ठीक है, इसमें बोला है एक मास ऑफ इतना, न्यूक्लियस इतना,
मास, ठीक है, हाँ, क्लोरीन 35 17 है ना, Yes, sir. तो इसका 17 प्रोटॉन प्लस 35 माइनस 17 18 हो जाएगा ना, Yes, sir. 18. ठीक है, तो इसका मास दे दिया है, न्यूट्रॉन का दे दिया है, प्रोटॉन का दे दिया है, कैलकुलेट कर लो, ठीक है यार। Yes, sir. यहाँ पे मास लोगे ना तो मास इस पूरे का दिया हुआ है, 1735 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इस दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने एक में गलत किया है क्या कहीं, इसमें इसमें पूरे का मास दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करना 120 से, ठीक है, क्योंकि मास ऑफ स्ट्रोंशियम ही दिया हुआ है, ये पूरा स्ट्रोंशियम है, ठीक है, और ये मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पूरा वो 50 प्रोटॉन है, ठीक है, ठीक है, ये 120 ऐसा नहीं है कि इससे कोफिशिएंट नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं, ये मास नंबर को डिफाइन कर रहा है, तो मास ऑफ स्ट्रोंशियम दिया हुआ है, और ये 50 इंटू मास प्रोटॉन प्लस 70 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन करोगे तो इधर का पूरा का मास आएगा, ठीक है। तो Yes, sir. सेम इधर देखोगे तो क्लोरीन का मास दिया हुआ है 34.98, ठीक है, 34.98, इसका मास निकालने के लिए टोटल प्रोटॉन का 17 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन जो दिया हुआ है ये, ठीक है, और न्यूट्रॉन का निकालेंगे 18 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन जो कि दिया हुआ है, फिर मल्टीप्लाई करके तुम इस दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेल्टा एम आ जाएगा, और डेल्टा एम इंटू 931 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, है ना। Yes, sir. चलो, तो ये सब कैलकुलेट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, इसमें बोला है कि मास डिफेक्ट है 0.3%, ठीक है, तो अगर कोई चीज 1 kg है तो 1 kg का जो मास डिफेक्ट होगा इसका 0.3%, तो 1 इंटू 0.3, 1 इंटू 0.3 बाई 100, नहीं आएगा ना। अगर मान लो कि हमें बोल दिया कि m मास है, ठीक है, इसमें से इसका 0.3% डिफेक्ट हो जा रहा है तो m इंटू, ठीक है, मान लो x% डिफेक्ट हो जा रहा है तो m इंटू एक्स बाई 100, ये इतना डिफेक्ट हो रहा है ना, Yes, sir. तो यहाँ पे बोला है कि 1 kg है तो 1 kg का 0.3% डिफेक्ट हो रहा है तो 1 kg इंटू 0.3 बाई 100, तो ये आ Yes. जाएगा Yes. 3 इंटू 10⁻³ kg डिफेक्ट हो रहा है मास, 1 kg में से इतना डिफेक्ट हो जा रहा है तो इसका जो एनर्जी हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻³ ये मास डिफेक्ट इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ का स्क्वायर mc², ठीक है, तो Yes, ये sir. 9 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 27 इंटू, सॉरी यहाँ पे फिर माइनस 16 माइनस 3, 13. है ना, क्या हुआ ऐसा सब, Yes. पॉइंट लगा 2.7 इंटू, 2.7. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है आपको। Yes, sir. Yes, sir. तो ये था अपना न्यूक्लियस, ठीक है, जो भी न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीजें था, इसमें पहले देखो बहुत बड़ा सिलेबस था, रेडियो एक्टिविटी वगैरह, उसमें अल्फा डीके, अल्फा बीटा गामा डीके पढ़ते थे, रेडियो एक्टिव डीके पढ़ते थे, डीके लॉ पढ़ते थे, हाफ लाइफ, ठीक है, एवरेज लाइफ, ठीक है, ये सब पढ़ते थे, लेकिन अब सब चीजों को क्या किया गया है, हटा दिया गया है सिलेबस से, तो ये बहुत छोटा पड़ गया है ये, ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. जो कि हमने मान लो तो 1 से Z क्लास में कंप्लीट कर लिया, क्लियर है ना। तो देखो Yes, पिछले sir. जो था ना, मैं इसको पूरा को एक बार भेज दूंगा, ठीक है, Okay, sir. ठीक है, तो इसमें पूरा न्यूक्लियस है, ठीक है, एक जो पीपीटी था, ठीक है, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ, अभी क्लास चलेगा, ठीक है, अभी रुक जाओ,
तो ये था, इसमें पूरा फोटो इलेक्ट्रिक था और मैटर वेव था, है ना? यस सर। ठीक है। तो और ये जो है न्यूक्लियंस का पूरा है। चलो सेमीकंडक्टर स्टार्ट करें। Yes, sir. पीछे से कुछ पूछना है? No, sir. ठीक है। तो देखो सेमीकंडक्टर के बारे में नाम तो सुने होंगे ना आप लोग, सेमीकंडक्टर। Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है, तो देखो सेमीकंडक्टर की जहां बात करें तो एक से दो क्वेश्चन इसमें दो है, एक तो सेमीकंडक्टर, ठीक है, और एक आ जाएगा लॉजिक गेट। ठीक है। तो लॉजिक गेट तो छोटा है, ठीक है, तो लॉजिक गेट ज़्यादा से ज़्यादा एक से डेढ़ क्लास लगेगा। ठीक है, एक क्लास में पूरा थ्योरी करेंगे, एक में क्वेश्चन वगैरह आधा क्लास में करके खत्म कर लेंगे। ठीक है। तो इससे क्या है कि दो क्वेश्चन आ सकते हैं जेईई मेन में। ठीक है। और मैं इसीलिए देखो मॉडर्न फिजिक्स ऑप्टिक्स से पहले लेने का और सेमीकंडक्टर ऑप्टिक्स से पहले लेने का यही कारण है कि इस सब चैप्टर से जो क्वेश्चन आते थे इजी आते हैं, फार्मूला बेस्ड आते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है। Yes, यस। sir. ठीक है। तो सेमीकंडक्टर भी उसी में आता है, इसमें थ्योरी ज़्यादा है, फार्मूला भी अगर न्यूमेरिकल भी आता है तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आता है न्यूमेरिकल। ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, फार्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। तो इसमें थ्योरी ज़्यादा है। ठीक है, थ्योरी ज़्यादा है। ठीक है। न्यूमेरिकल की बात करें, ठीक है, तो जो भी है फार्मूला बेस्ड है। ठीक है। यस सर। तो ये फार्मूला याद रहेगा, आपसे न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है। और थ्योरी तो आप लोग समझ के या एक दो बार देखो, इसमें क्या कर सकते हो ना, इसका एनसीईआरटी आप रीडिंग देना। ठीक है, बहुत अच्छे से वहां पे लिखा हुआ है, एक बार मैं समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक बार आप लोग एनसीईआरटी रीडिंग देना। ठीक है। थ्योरी एनसीईआरटी में इसका अच्छा दिया हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक का भी थ्योरी बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है। फिर से ईएम वेव में भी अच्छा खासा थ्योरी दिया हुआ है। ठीक है। तो ये सब, इस सब का थ्योरी आप पढ़ोगे ना क्लास होने के बाद तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। और अच्छा से वहां पे और क्लियर चीजें होगी। ठीक है। यस सर। तो इसका भी थ्योरी आप लोग पढ़ना। ठीक है, सेमीकंडक्टर का भी एक बार क्लास में हो जाने के बाद जितना जितना मान लो क्लास में होगा उतना उतना आप पढ़ सकते हो। ठीक है। Yes, तो sir. देखो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस जैसे कि हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है, लैपटॉप हो गया, ठीक है, टीवी हो गया, ठीक है, तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सब में सेमीकंडक्टर का यूज है। ठीक है। क्योंकि देखो सेमीकंडक्टर जो है ना वो ज्यादा दिन आया नहीं हुआ, ये 1930 या 1920 की बात है। ठीक है, उस समय सेमीकंडक्टर का क्या कहते हैं डिस्कवरी हुआ था या फाइंड किया गया था। ठीक है, सेमीकंडक्टर। तो उससे क्या हुआ उसके बाद, ठीक है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या हुआ, एक तरह से मान लो तो रिवॉल्यूशन आ गया। ठीक है, पहले मोबाइल लैपटॉप टीवी वगैरह इतने नहीं होते थे अगर, ठीक है, पहले आपको पता ही होगा कंप्यूटर वगैरह होता था, कितना बड़ा बड़ा वैक्यूम ट्यूब होता था, उसमें एक मान लो पूरे रूम में कंप्यूटर का सेटअप रहता था, इतना बड़ा बड़ा होता था। ठीक है। लेकिन 1920 के आने के बाद क्या हुआ कि जैसे सेमीकंडक्टर का खोज हुआ, उसके बाद टेक्नोलॉजी, ठीक है, के क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशन आया। ठीक है। तो अब देखते हो कि मोबाइल कितना छोटा मोबाइल है, वो कितना चीज स्टोर कर लेता है, तो उस सब में क्या है सेमी कंडक्टर का सर्किट है। ठीक है, समझ गए? एक यस चिप Yes, सर। होता sir. है, उसी में सभी सर्किट को अरेंज कर दिया जाता है। इसी के कारण हुआ कि ये सब चीजें इतना छोटी हो गई। अब लैपटॉप हम लोग कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, तो सब चीज जो है ये कारण है सबका सेमीकंडक्टर। ठीक है, अभी भी देख रहे हो ना सेमीकंडक्टर का अभी भी बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है, और अभी भी सभी देश जिसके पास भी सेमीकंडक्टर है वो ज़्यादा डेवलप्ड है कि नहीं? यस सर। Yes, ठीक है। sir. तो ये, तो सेमीकंडक्टर का खासियत क्या है कि सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में होता क्या है कि इसका जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, जो कंडक्टिविटी है
वो थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू कंडक्टर। ठीक है, देखो तीन तरह के होते हैं, एक तो कंडक्टर होता है, एक होता है इंसुलेटर। ठीक है, तो कंडक्टर का कंडक्टिविटी तो ज्यादा होता है, और एक होता है इंसुलेटर जिसका कि कंडक्टिविटी जीरो होता है। ठीक है, कंडक्टिविटी जीरो होता है। ठीक है, और इसका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन सेमी कंडक्टर जो है ऐसा डिवाइस है, ऐसा मटेरियल है जिसका कि कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होता है। ठीक है, यस सर। और इसका एक खासियत क्या है कि इसमें जो है हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या उसको बोल सकते हैं करंट के फ्लो को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सेमी या कंडक्टर वगैरह में हम कंट्रोल नहीं कर पाते। कि हम मान लो कि हम कोई कंडक्टर है, वो उसका कुछ रेसिस्टेंस है, ठीक है, पर्टिकुलर रेसिस्टेंस है, तो उसको हम किसी पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे, किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो वो V बाई आर करेंट देगा ही। अब वो V बाई आर, ठीक है, तो अगर हम आर को ना चेंज करके V चेंज नहीं कर रहे हैं तो वो करेंट चेंज नहीं होगा, करेंट कंट्रोल नहीं होगा, वो जितना देना है वो देगा ही। लेकिन सेमी कंडक्टर में क्या है, हम करेंट वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज, और फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या है, करेंट है। ठीक है, वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ चार्ज को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो करंट फ्लो करेगा, लेकिन हम इसमें क्या है कि करंट के डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो यही मेन खासियत है सेमीकंडक्टर का। तो चलो आते हैं सेमीकंडक्टर पे। तो सबसे पहले बैंड थ्योरी। ठीक है, बैंड थ्योरी क्या होता है वो समझते हैं। तो देखो, बोला गया कि बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल वी कैन क्लासिफाई डिफरेंट मटेरियल ऑन 3 कैटेगरी: कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, बैंड थ्योरी हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाइंडिंग सॉरी। तो देखो होता क्या है ना, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। चलो पहले चलो बैंड थ्योरी देखते हैं। ठीक है, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। तो देखो, अगर हम बैंड थ्योरी देखें तो क्या कहता है, इन एन आइसोलेटेड फ्री एटम। ठीक है, देखो अगर कोई फ्री एटम है मान लो, ठीक है, फ्री एटम कहने का मतलब कि मान लो एक एटम है, उसके एक ही न्यूक्लियस होगा उसमें, ठीक है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, है ना, बोलो। लेकिन कोई लैटिस है मान लो, कोई लैटिस है मान लो, कोई मेटल है, तो उसके तो ऐसा तो नहीं ना उसके पास एक ही न्यूक्लियस होगा, एक ही एटम का बना होगा। ये एक एटम है, वो तो बहुत सारे एटम का बना होगा ना, बोलो। क्या चीज़ सर, दोबारा से रिपीट करना। कोई भी लैटिस है मान लो, या कोई मान लेते हैं हम, ये मान लो मेरे पास कॉपर है, ठीक है, कॉपर का एक शीट है। ठीक है, तो ये कॉपर का शीट ऐसा तो नहीं सिर्फ एक एटम से बना हुआ है, No, sir. इसमें तो बहुत लाखों करोड़ों, ठीक है, बहुत सारे एटम होंगे। यस सर। ठीक है, वो बहुत सारे आइटम होंगे ना, तो सिंगल आइटम से तो नहीं बना होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल एटम को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, इन एन आइसोलेटेड फ्री एटम इलेक्ट्रॉन हैव वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल। ठीक है, जैसे कि हमने अभी तक एनर्जी लेवल पढ़ा था ना, कि एनर्जी लेवल 1s 2s 2p 3s। ठीक है, कि अगर यहाँ पे है तो 1s, तो इसका एक अलग ही एनर्जी होगा जो कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आता था हाइड्रोजन के केस में, 13.6 जेड स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह इसका कुछ अलग होगा अपना फिक्स। ठीक है, उसी तरह आगे वाला का अलग फिक्स होगा, है ना। यस सर। तो वही बोला है कि एक अगर आइसोलेटेड फ्री एटम होगा तो उसके पास क्या होता है, वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब मोर देन वन एटम, द एटम डू नॉट हैव वेल डिफाइंड एनर्जी, उसमें वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल नहीं होते हैं। उसका कारण हम लोग आगे देखेंगे लेवल। एक बिकॉज इन क्रिस्टल देयर आर मेनी एटम, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं। एक एटम देखो यहाँ पे ये हो गया,
ठीक है, जैसे कि हम बात करें, एक मान लो न्यूक्लियस, ठीक है, एक एटम ये, एक एटम ये, अगर मान लो कि इसके बगल में ही दूसरा एटम होगा, ठीक है, पैक होते हैं ना पूरा, अगर ये एटम, तो ये सब क्या होगा कि ये सब डिस्टर्ब करते रहते हैं आपस में, ठीक है, इसके एनर्जी लेवल को ये वाला, इस एटम के एनर्जी लेवल को इस ये एटम डिस्टर्ब करेगा, इसका ये खुद करेगा, इसका आगे, जैसे ये कंटिन्यू चलते रहते हैं ना, बहुत सारे एटम होते हैं ना, ठीक है। यस सर। So it is because in crystal there are many atoms and each atom in a crystal is surrounded by neighboring atom. यानी होता है कि हर एक एटम जो है अपने पड़ोसी एटम्स के साथ सराउंडेड होते हैं, ठीक है, एंड दे इंटरेक्ट विथ इच अदर, और आपस में इन दोनों में क्या होता है, इंटरेक्शन होते रहता है, उसके कारण क्या होता है, लैटिस में वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन द एनर्जी लेवल ऑफ देयर आउटर इलेक्ट्रॉन आर स्लाइटली मॉडिफाइड। अगर मैं ये बताऊं, देखो कि देखो अगर कोई एटम है मान लो, ठीक है, कोई दो चार्ज ले लेते हैं, दो चार्ज है Q1 Q2, अगर r डिस्टेंस पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, उसी तरह से अगर देख लो कि एक एटम है मेरे पास, ठीक है, एक एटम है मेरे पास, तो अगर हम इस यहाँ पे Ze ले ले और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले ले, तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी देखें तो U के इसके साथ इंटरेक्शन Ze इंटू माइनस ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई R, अगर यहाँ का रेडियस R है तो ये आ जाएगा K माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, यानी पोटेंशियल एनर्जी और आर में, ठीक है, इस तरह का रिलेशन है, यू जो है वो -1 बाई आर से, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को ऊपर ले, ठीक है, और रेडियस को इधर ले, ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसा, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ये है ना, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, यही ना, यू इंटू आर इक्वल टू -1 कॉन्स्टेंट, बोलो, Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो इस तरह का बनेगा। तो अब देखो, मेरे पास मान लेते हैं एक लैटिस ये था, ठीक है, एक मान लो कि हमने एक बनाया एक एटम का, तो ये इस तरह का बना, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, इसके बगल में दूसरा एटम होगा, इसके बगल में दूसरा एटम होगा, ये एक एटम का है, इसके बगल में दूसरा एटम होगा, ठीक है, तो अगर इसका अगर बनाए तो इसका कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, फिर इसके बगल में एक और एटम होगा, तो उसका बनाए तो थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, अगर हम फिर आगे बनाए एक और एटम का ले लें, तो ये एटम का कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो Yes. ये जी क्या बताता है, ये जो सबसे आउटर अंदर का सेल है, ठीक है, सबसे आउटर सेल का एनर्जी ये होगा, ठीक है, निगेटिव में सबसे ज्यादा, ठीक है, -13.4 Ze स्क्वायर आया था ना, Ze स्क्वायर, तो निगेटिव में सबसे ज्यादा, ठीक है, तो ये ऊपर एनर्जी है, ठीक है, नीचे माइनस वाला एनर्जी है, ठीक है, और ये एटम है, उसके आगे वाला सेल का ये एनर्जी होगा, उसके आगे वाला सेल का ये होगा, आउटर का ये होगा एनर्जी, ठीक है, फिर यहाँ के देखें तो इस दूसरे का ये, फिर आउटर का ये, ठीक है, फिर आगे भी आउटर में जाएंगे तो ऐसे, तो देख रहे हो आउटर वाला जैसे जैसे एनर्जी ऊपर जा रही है, क्या हो रहा है कि ये डिस्क्रीट होते जा रहा है, ठीक है, यानी अंदर वाले को देखो, अंदर वाले जो भी एटम्स है, ठीक है, अंदर वाले जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है, उसको तो आसपास वाले से तो कोई मतलब है नहीं ना, लेकिन जैसे जैसे बाहर आ रहा है तो देख रहे हो ना, इससे भी इंटरेक्ट हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन, बोलो, जैसे यस। जैसे बाहर आएगा ये, इसका इससे इंटरेक्ट होगा, इसका इससे इंटरेक्ट होगा, इसका इससे इंटरेक्ट होगा, है कि नहीं, Yes, sir. ठीक है, तो बाहर अगर तुम ऐसा बनाओगे ना, अगर हम यहाँ पे इसका सेल बनाए, ठीक है, इसका सेल बनाए, तो इसका, तो देखो अंदर वाला तो ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा,
ठीक है, इसका भी अंदर वाला ऐसे ऐसे, इसका भी अंदर वाला ऐसे ऐसे, इसका भी अंदर वाला ऐसे ऐसे, एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, ये भी ऐसे रहेगा। लेकिन जो बाहरी रहेगा ना, वो बाहरी कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। यानी बाहरी देखो, बाहरी वाला क्या उसका होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन जो इसके अराउंड घूम रहा था, हो सकता है कि वो इसके अराउंड कुछ देर बाद घूमने लगे, है ना? कि इसमें जो घूम रहा था, इसके सेल में जो घूम रहा था, वो हो सकता है कि कुछ देर बाद इसके सेल में घूमना शुरू कर दे, है ना? Yes, sir. या इसमें जो घूम रहा था, वो हो सकता है कि कुछ देर बाद इस एटम के अराउंड घूमना शुरू कर दे, एंड सो ऑन, ऐसे हो सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन कोई यहाँ पे आ गया तो ये खाली हो जाएगा, और कोई इसके आसपास तो बहुत सारा एटम है, तो हो सकता है कि दूसरे एटम का इसमें आ जाए, फिर इसका वाला इधर गया तो हो सकता है कि इसका वाला इधर आ जाए। तो ये प्रोसेस चलते रहता है कि इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट हो जाते हैं एक सेल से दूसरे सेल, यानी फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, ठीक है। सर ये रिपीट कर दो थोड़ा सा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो, जो हर एक एटम का अंदर वाला जो सेल है, ठीक है, वो तो अपना फ्री रहता है, किसी से इंटरेक्शन से वगैरह से फ्री रहता है। लेकिन जो बाहरी सेल होते हैं, ठीक है, जो एटम्स का, हर एक एटम्स का जो बाहरी बाहरी सेल होता है, ठीक है, वो डिस्क्रीट फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने ये बनाया कि इसका अंदर वाला 3 ले लिया, इसका 3 अंदर वाला ले लिया, इसका 3 अंदर वाला, इसका 3 अंदर वाला, तो ये सब तो आपस में फ्री है। लेकिन जब जैसे जैसे ये सेल बड़ा होते जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे ये बड़ा होते जाएगा, क्या होगा, इसका सेल, ठीक है, इसके साथ इंटरेक्ट हो जाएगा, फिर ठीक है, कंबाइन हो जाएगा ना, ओवरलैप कर जाएगा ना, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसका इसके साथ, ठीक है, इसका इसके साथ, यानी जो आसपास जितना भी होगा सबका आपस में क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो हो सकता है कि इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, वो इसमें आ जाए, इसके अराउंड घूमना शुरू कर दे, इसके सेल में आ जाए, इस न्यूक्लियस के, बोलो, Yes, sir. ठीक हो है। सर फिर वो हाँ, बोलो कि वो दिख नहीं रहा वहां पर, कहाँ पे बेटा? मतलब सर किसी और कलर के साथ एक्सप्लेन कर दो कि वो दिखता नहीं है सर। कौन सा कलर बेटा? कौन सा कलर नहीं दिख रहा? नहीं सर, मतलब यहाँ पर समझा रहे हैं ना, तो वो हाँ, किसी ये और। ना, ये चलो, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मान लो इसका इलेक्ट्रॉन जंप होके यहाँ आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन जंप होके यहाँ आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन जंप होके यहाँ आ गया, ठीक है, इसके सेल में आ गया, ठीक है, जंप नहीं करेगा, घूमते घूमते इसके ऑर्बिट में आ जाएगा, ठीक है, उसका उसी तरह इसका घूमते घूमते इसके ऑर्बिट में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसका इलेक्ट्रॉन जब इसके ऑर्बिट में गया तो ये खाली हो गया, ऐसा नहीं है, कोई और दूसरा ऑर्बिट से हो सकता है इसमें आ जाए, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो इसमें क्या हुआ कि फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए ना, ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा ना, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करने लगा तो क्या करंट फ्लो हो जाएगा ना, यस सर। Yes, ठीक sir. है। तो यही क्या होता है सेमीकंडक्टर में, क्या होता है ना, सेमीकंडक्टर में ये देखो, ऐसा नहीं है कि ये आपस में खुद ऐसे मूव करने, इसमें थोड़ा भी एनर्जी मिलेगा ना, तो एनर्जी मिलने के बाद होता है, और ये सेमीकंडक्टर में क्या होता है, थोड़ा सा एनर्जी पे ही क्या हो जाता है, ये सब मूव करना शुरू कर जाता है, ठीक है लकीस। यस सर। तो यही खासियत है सेमीकंडक्टर का, ठीक है। तो यही था कि एनर्जी बैंड सॉलिड का इसी तरह से बनता है, सॉलिड का जो एनर्जी बैंड है वो इस तरह से रहता है। कोई जो आउटर जो सेल है ना, आउटर सेल, वो ऐसा नहीं है कि आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स एनर्जी लेवल होता है, वो डिस्क्रीट फॉर्म में रहता है, ठीक। कुछ इस तरह से कि मान लो मेरे पास इनर सेल है, ठीक है, इनर सेल मान लो ये फर्स्ट सेल अंदर का, ठीक है, अंदर का फर्स्ट, ये सेकेंड, ठीक है, जैसे जैसे जाएगा एनर्जी गैप कमते जाएगा, ये थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, थर्ड, तो और इस तरह से आगे जाता है। जो आउटर होगा ना, आउटर का एनर्जी लेवल ऐसा होता है, ठीक है, डिस्क्रीट होता है, ठीक है, ये नहीं कि एक फिक्स नहीं होता है, वो यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, Yes, यस sir. सर। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, किसी भी एटम का लेकिस में आउटर सेल में तो कोई डिस्क्रीट एनर्जी नहीं होता है, लेकिन इनर सेल का जो है ना, एक एनर्जी गैप होता है। उस तरह से मान ले कि मान लो कि एनर्जी आउटर है ना, आउटर का ये एनर्जी गैप है, ये आउटर है, आउटर का एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कोई फिक्स एनर्जी नहीं है इसका, ठीक है। तो इसका एनर्जी कुछ भी हो सकता है, ऐसे 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 करके, ठीक है।
बाहर वाले का तो फिक्स है, ठीक है, जो अंदर है उसका तो फिक्स है, ठीक है, 1s 2s 3s, ठीक है, लेकिन बाहर वाले का क्या है, वो डिस्क्रीट है। मान लो ये बाहर वालों 5s आ गया, तो बाहर वाले का ये हो गया डिस्क्रीट टाइप का, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, इस दोनों के रेंज में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, समझ गए। यस सर। उसका कारण क्या है, यही कारण है, ठीक है, क्योंकि सब आपस में क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है एनर्जी लेवल आउट इनर का है, और ये आउटर का है। तो ये क्या है, ये है एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड, ठीक है, ये बैंड बन गया एनर्जी का कि इतना से इतना के बीच में हो सकता है कुछ भी, ठीक है। और ये क्या है, लेवल है एनर्जी कि इतना 1s में इतना, 2s में इतना, 3s में रहेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन इतना, ठीक है, समझ गए। यस सर। अब इस बैंड को ना, इस बैंड में भी 3 पार्ट होते हैं, क्योंकि देखो कोई भी चीज में करंट फ्लो करने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो सिर्फ वो आउटर एनर्जी लेवल वाले होते हैं, जो बाहर होगा वही ना फ्लो कर सकता है, यस सर। यस ठीक है। सर। जो एटम के बाहरी सेल में होगा, आउटर सेल में, वही तो फ्लो करता है ना, ठीक है। मान लो कोई वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जो बाहरी सेल में है, यस सर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर सेल। इनर वाले के लिए ये मॉडिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है, इनर वाले अपना जैसे है वैसे ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनर वाले को कोई भी डिस्टर्ब करने वाला है नहीं, ठीक है, देख रहे हो ना इनर वाले। तो ये यस जो सर। भी हो रहा है वो आउटर वाले पे हो रहा है, but in the outermost shell modification is applicable because the electron are shared by many neighboring atom, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे नेबरिंग आइटम के साथ शेयर होते हैं, वो कभी किसी और में चले जाता है, वो कभी किसी और में चला जाता है, ठीक है, उसके जगह लेने कोई और आ जाता है, ठीक है, तो वो मूव कर सकता है। सो व्हाट यूज टू बी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, यही डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, ठीक है। नाउ स्प्लिट अप और स्प्रेड आउट टू फॉर्म एनर्जी बैंड। अब हम इसी लेवल को क्या करेंगे, एनर्जी बैंड को, इसमें भी 3 लेवल होगा, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो टाइप ऑफ एनर्जी बैंड, जो आउटर है ना, आउटर में 3 टाइप के बैंड हो जाते हैं, वैलेंस बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड, और उसके बीच जो होता है फॉरबिडन गैप होता है। देखो दिस इज अ लोअर एनर्जी बैंड, देखो ये जो हमने बैंड बनाया ना, ठीक है, तो जो बैंड बनाया उसमें सबसे लोअर जो एनर्जी बैंड होता है उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड, ठीक है, बैलेंस बैंड, ठीक है, बैलेंस बैंड में जो सबसे लोअर वाले जो होगा उसको हम बोलेंगे लोअर एनर्जी बैंड, ठीक है, विच कंटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है, और वो लोअर एनर्जी बैंड होता है, ठीक है, जो बैंड बना उसमें लोअर पार्ट पे रहेगा। दिस इज द बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, इस बैंड के पास मैक्सिमम एनर्जी होता है, क्यों, क्योंकि देखो एनर्जी क्या होता है, माइनस में ऊपर घटना शुरू होता है ना, माइनस यस 13 पॉइंट, ठीक है, मान लो 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6, 3.4, तो माइनस में क्या हो रहा है ये, तो जो ऊपर रहेगा, ठीक है, बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, इस बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, हाँ ठीक तो है, कि एनर्जी निगेटिव होगा ना, तो निगेटिव में जो सबसे कम होगा उसका मैक्सिमम एनर्जी होगा ना, देखो, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो निगेटिव में बढ़ रहा है ना, घट रहा है ना, यस सर। ठीक है। द हाईएस्ट एनर्जी लेवल विच एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई इज इन वैलेंस बैंड इज 0 एट 0 केल्विन इज कॉल्ड फर्मी लेवल, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे कि जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड में जो ऑक्यूपाई करता है ना 0 केल्विन पे, उसको हम फर्मी लेवल कहते हैं। दिस बैंड इज आइदर पार्शियली और कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन बट नेवर बी एम्प्टी, तो ये इसका एनर्जी बैंड क्या होता है ना, ये पार्शियली फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, ठीक है,
तो वैलेंस बैंड का खासियत ये कभी भी खाली नहीं रहेगा, ठीक है, वैलेंस बैंड कभी भी खाली नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन आर नॉट कैपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो जब हम एनर्जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से या कहीं से भी एनर्जी देंगे ना, तो वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को नहीं लेगा, उससे ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड वाला लेता है एनर्जी। द इलेक्ट्रॉन इन दिस बैंड आर नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग पार्ट इन कंडक्शन ऑफ करंट, यानी वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेगा, वो करंट फ्लो करने के लिए जिम्मेवार नहीं है, ठीक है, उसके लिए जो जिम्मेदार है वो है कंडक्शन बैंड का। देखो बैंड का मैं यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये एनर्जी लेवल है ना, ठीक है, तो नीचे वैलेंस बैंड, ऊपर कंडक्शन बैंड, ठीक है, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड का जो एनर्जी है, ठीक है, अगर वैलेंस बैंड में क्या जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, वो करंट फ्लो नहीं करेगा उसके कारण। तो करंट फ्लो होने के लिए क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में आना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है तभी करंट फ्लो करेगा, ठीक है, यस सर। समझ गए। तो नीचे वैलेंस बैंड, ऊपर कंडक्शन बैंड। अगर करंट तुम चाहते हो कि कोई मटेरियल से करंट फ्लो करे, तो उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। यस तो सर। उसके बाद फिर आ जाते हैं कंडक्शन बैंड। द लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड फॉर्म जस्ट एबव द वैलेंस बैंड, ठीक है, तो कंडक्शन बैंड वो वैलेंस बैंड के ऊपर रहता है, उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। दिस इज द हायर बैंड कंटेनिंग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यस। दिस बैंड इज आइदर एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, या तो ये खाली रहेगा और या तो ये पार्शियली फिल्ड रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस बैंड टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ करंट, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन इस बैंड में रहेगा वही कंडक्शन ऑफ करंट में पार्टिसिपेट करेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट करंट फ्लो ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में रहेगा उसी के कारण जो है क्या कहेगा, करंट फ्लो होगा। तो देखो आउटर मोस्ट सेल को हमने दो पार्ट में बांट दिया, ठीक है, जो सेल का जो बैंड बना था, ठीक है, उसमें भी तीन हमने कर दिया, दो पार्ट कर दिया, एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड, ठीक है, और उस दोनों के बीच जो गैप होगा, ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिस बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी, इलेक्ट्रॉन इज फॉरवर्ड टू बी इन दिस एनर्जी गैप, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं एनर्जी इलेक्ट्रॉन को उस कंडक्शन बैंड में भेजते हैं एनर्जी वगैरह दे के, ठीक है, यस सर। तब वो कंडक्शन करता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना कि कोई भी चीज खुद से कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि उसमें तो है नहीं एनर्जी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो बैटरी लगाते हैं या तो एनर्जी देते हैं, तब वो आता है ना। यस सर। तो यस सर। ये अब यहाँ से एक और चीज आया, फॉरवर्डिंग गैप। तो ये देखो ये वैलेंस बैंड और इलेक्ट्रॉन बैंड कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो एनर्जी गैप है उसी को बोलते हैं हम लोग फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप, ठीक है, एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ठीक है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। विड्थ ऑफ फॉरवर्डिंग गैप डिपेंड्स, तो और इसका जो एनर्जी ये गैप होगा वो कितना रहेगा ना, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और इस पे कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है, अलग अलग मटेरियल पे डिपेंड करता है टेम्परेचर, ठीक है, समझ गए। तो टेम्परेचर यस का सर। उतना इफेक्ट भी नहीं होता है, टेम्परेचर का देखो बोला है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो ये विड्थ है वो स्लाइटली डिक्रीज होता है, ठीक है। तो देखो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी चाहिए उतना ही ना जो कि एनर्जी इस दोनों का गैप होगा डेल्टा ई। यस सर। तो अगर मान लो दो मेटल है मेरे पास, दो मटेरियल है मेरे पास, एक में जो फॉरवर्डिंग गैप है कम है और एक में फॉरवर्डिंग गैप ज्यादा है, तो करंट किस में आसानी से और इजीली फ्लो करेगा, जिसमें फॉरवर्डिंग गैप कम है ना उसमें ना, यस सर। ठीक है। अगर फॉरवर्डिंग गैप ज्यादा हो गया और एक वैल्यू से ज्यादा वैल्यू हो गया, तब तो वो कितना भी कुछ कर लो
करंट फ्लो करेगा ही नहीं। वही चीज होता है इंसुलेटर में, ठीक है। इंसुलेटर में क्या होता है, फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। कंडक्टर में क्या होता है, वो ओवरलैप कर जाता है, ठीक है। कंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाता है, उसको थोड़ा भी पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो उसमें करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि ये गैप थोड़ा कम रहता है, ठीक है, एज कंपेयर टू इंसुलेटर। उसमें ओवरलैप तो नहीं करता है लेकिन थोड़ा सा कम रहता है गैप, ठीक है। यस सर। ये क्लियर है। कंडक्शन बैंड, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। कंडक्शन बैंड ये याद रखना, ठीक है। थोड़ा जो पॉइंट सब है ना ये याद रख लेना कि ये फिर जाता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। फिर इसका देख लेना, कंडक्शन बैंड का देख लेना, ठीक है, कि कंडक्शन बैंड वाला कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं करंट फ्लो में, ठीक है। तो ये सब याद रख सकते हो, ठीक है। और ये एनर्जी लेवल ये याद रख लेना, ठीक है। इसका डायग्राम की वैलेंस बैंड नीचे होता है, कंडक्शन बैंड ऊपर, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, और ये एनर्जी का डायग्राम है, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से होता है ये कंडक्शन बैंड, और ये नीचे वैलेंस बैंड, और ये जो हो गया इसको हम एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी डेल्टा आई, ठीक है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन को इसमें पहुंचा दे तो वो फिर कंडक्शन के लिए वो रेडी हो जाता है, ठीक है। यस सर। Yes. तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। अब बैंड थ्योरी में कैसे क्लासिफाई किया गया, पहला है कंडक्टर, ठीक है। In some solid, conduction band and valence band are overlap, so there is no bond, no band gap between them. It means delta Eg is equal to 0, ठीक है। और इन सम सॉलिड कंडक्शन, ठीक है, और उसी सॉलिड को बोलते हैं हम कंडक्टर। इसमें क्या होता है कि जो बैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है वो आपस में ओवरलैप कर जाता है, ठीक है। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, ठीक है, आपस में क्या कर जाता है, ओवरलैप Over. कर जाता है, ठीक है। तो जो मान लो कि कंडक्ट बैलेंस बैंड में है वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी माना जाएगा क्योंकि ओवरलैप किए हुए है ये, है ना। Yes sir. तो ड्यू टू दिस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड देयरफॉर इट्स रेसिस्टिविटी इज लो। तो इसके कारण से क्या होता है कि ओवरलैप कारण से कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए वो रेडी रहते हैं। उसमें थोड़ा भी पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो वो करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, है ना। इसका जो Yes. ठीक है, इसका जो रेसिस्टिविटी होता है वो लो होता है, ठीक है। लो कहने का मतलब ये, और कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है। कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी लो होगी तो कंडक्टिविटी ज्यादा, जिसका ज्यादा कंडक्टिविटी होता है ना उसका मतलब है कि वो गुड कंडक्टर है, ठीक है। कोई मटेरियल का जितना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा तो वो उतनी आसानी से करंट को अपने थ्रू फ्लो करने देता है, ठीक है। Yes sir. सच मटेरियल आर यस कॉल्ड सर। कंडक्टर, सच मटेरियल आर कॉल्ड कंडक्टर, उसी को कंडक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम वगैरह, ठीक है। समझ गए। Yes sir. इसमें कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। और इसमें डेल्टा ई क्या हो जाएगा, डेल्टा ई जी 0. 0, क्योंकि ओवरलैप ही कर रहा है, ठीक है। चलो, इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, ये जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, ठीक है। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इसका जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई जी, ठीक है, वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। और इससे ज्यादा होगा तो तुम कितना भी एनर्जी दोगे वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, ठीक है। Yes sir. सो इन कंडक्शन बैंड देयर आर नो इलेक्ट्रॉन, सो नो इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। Your energy gap is so large that electron cannot be easily excited from the valence band to conduction band by any external energy, ठीक है। कोई भी एनर्जी कितना भी दो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ठीक है। Yes sir.
सच मटेरियल कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, एग्जाम्पल में वही हो गया, वुड हो गया, डायमंड हो गया। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो। सेमीकंडक्टर, देखो, इन सम सॉलिड अ फाइनाइट बट स्मॉल बैंड गैप एग्जिस्ट। इसमें क्या होता है, बैंड गैप जो होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, इसमें जो होता है बैंड गैप डेल्टा ई जी वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, समझ गए। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा एनर्जी दोगे। ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी दोगे, या कभी कभी ये रूम टेम्परेचर भी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे ही क्या होता है, कंडक्शन बैंड में खुद आ जाता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर यानी अगर हम 27 डिग्री के आसपास ले तो 300 केल्विन के करीब हो जाएगा। ठीक है, तो इतने ही टेम्परेचर पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे ही सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाता है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ ही लिखा हुआ है ड्यू टू दिस स्मॉल एनर्जी गैप सम इलेक्ट्रॉन कैन बी थर्मली एक्साइटेड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, थर्मली एक्साइटेड का मतलब होता है कि हम हीट देकर उसको एक्साइट कर सकते हैं। ठीक है, these thermally excited electron can move in conduction band and can conduct current. Their resistivity and conductivity both are medium range। ठीक है, समझ गए। यस सर। तो यहाँ पे देखो बना हुआ है कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इंसुलेटर में वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन वो सब बैलेंस बैंड में ही रहते हैं, कंडक्शन बैंड में नहीं रहते हैं। ठीक है, समझ गए। यस सर। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ रहना कंडीशन नहीं है। ठीक है, कंडीशन क्या है, उसको बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, क्योंकि हमने देखा कि आउटर मोस्ट सेल के क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, बैंड होते हैं। ठीक है, तो उसमें दो तरह का बैंड हमने देखा, कंडक्शन और बैलेंस। ठीक है, बैलेंस बैंड में सिर्फ रहने से करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को कहा जाना पड़ेगा कंडक्शन बैंड में तभी, और वो एनर्जी गैप अगर कम है तो जा सकता है, या ओवरलैप कर रहा है तब तो ऑलरेडी है, जो कंडक्टर के केस में होता था। इंसुलेटर में एनर्जी गैप ज्यादा हो जाती थी। ठीक है, तो कंडक्टर का क्या हो जाए, हाई कंडक्टिविटी। ठीक है, इसका लो कंडक्टिविटी, लो ही लगभग जीरो ही होता है इंसुलेटर में। ठीक है, सेमी कंडक्टर में क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी। ठीक है, यस समझ गए। सर। ठीक है, कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी अपने में आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हाई होगा तो ये लो। ठीक है, समझ गए। यस सर। यस सर। ये देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, चलो इसका तो हम लोग कुछ देख नहीं सकते। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, उससे क्या होता है, रेसिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, कंडक्टिविटी घटता है, रेसिस्टिविटी बढ़ता है। ठीक है, लेकिन उसका उल्टा होता है सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। ठीक है, रेसिस्टेंस घटेगा यानी रेसिस्टिविटी घटा, क्योंकि रेसिस्टेंस जो होता है रो एल बाई ए होता है, रेसिस्टिविटी से प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आर घटा तो रो घटा होगा, तभी आर घटा ना। ठीक है, तो यस। सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा ना, सेमीकंडक्टर में तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रो घटेगा तो आर घटेगा। ठीक है, और ये सब घटने से क्या होगा, आर सिग्मा क्या होगा, इंक्रीज होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, यानी ज्यादा टेम्परेचर पे ये ज्यादा कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कंडक्टर में उल्टा होता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका कंडक्टिविटी घटता है। ठीक है, थर्मल यस। कोफिशिएंट अल्फा जो होता है वो इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। हम पढ़े थे ना, आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, करेंट का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो वहां पे यस। भी बतलाया गया होगा, कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल जो भी मेटल है वो कंडक्टर है। इंसुलेटर में रबर, वुड, प्लास्टिक, डायमंड। इसमें देखोगे तो
सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, और ये कुछ इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। यस सर। तो ये केवल एक बार अच्छे से फिर से देख लेना आप लोग, ठीक है, और नोट कर लेना जो भी नोट करना होगा, ठीक है। इस समय ये सब भी फिर से पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि ये सब देखो थ्योरी ही है, इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमने पूरा थ्योरी ही ले लिया है, ठीक है, क्योंकि तुम डायरेक्ट यहीं से पढ़ के समझ सकते हो, बुक वगैरह पढ़ने की उतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बुक पढ़ना यस चाहते हो तो सर। एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी में यही सारी चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है, शॉर्ट नोट में ही, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है ना, कम कम लाइन में ही बहुत चीज़ समझा देती है, ठीक है, तो वो पढ़ सकते हो, वहाँ पे टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो सेमीकंडक्टर पे आ जाते हैं। हमने कंडक्टर इंसुलेटर से मतलब नहीं, अपना जो टॉपिक है सेमीकंडक्टर, वहाँ पे आ सकते हैं। हमने एनर्जी बैंक देख लिया, ठीक है। तो चलो क्लियर है इतना, किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो सर। चलो सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, हमें ज़्यादा फोकस इसी पे करना है, सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, और इनऑर्गेनिक, ठीक है, ये सब आप देख सकते हो, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है नाम, ठीक है, ऑर्गेनिक में भी ये, ठीक है, और ऑर्गेनिक पॉलीमर में भी ये सब, ठीक है। तो हमें ज़्यादा फोकस इस पे करना है, इसलिए हमने वाइट कर दिया इसको, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम पे। इस सब ये एनसीईआरटी रीडिंग दोगे तो वहाँ पे नाम आएगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था, ठीक है, हमें सबसे ज़्यादा फोकस सिलिकॉन और जर्मेनियम पे ही करना है, ठीक है ना। यस सर। तो अब देखो, जैसे कि हमने वहाँ देखा था कि अगर कोई कंडक्टर रहता था मेरे पास, कोई कंडक्टर रहता था, तो कंडक्टर में जो करंट कैरियर होता था वो इलेक्ट्रॉन होता था। इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण करंट फ्लो करता था ना, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर आएगा, बोलो, यस सर। ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है ना, सेमीकंडक्टर में ये होता है कि जैसे देखो, तुमने ये देखा कि हमने बैंड थ्योरी देखा कि यहाँ पे दो तरह का बैंड होता है, ठीक है, एक कंडक्शन बैंड, एक वैलेंस बैंड। तो अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड को छोड़ के, ये सॉरी, वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में ये चला गया, तो यहाँ क्या होगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई ना। मान लो ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आ गई, और यहाँ क्या हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, है ना। यस सर। जो कि मैंने आगे भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर उसके जगह एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है रहने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर एक दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो फिर वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, है ना, यस यस। सर। बोलो, ठीक है। तो इस जो वैकेंसी क्रिएट होती है ना, ये भी कंटिन्यूअसली मूव करते रहती है, अभी यहाँ हुई फिर कभी इधर होगी, ठीक है। तो वो भी रेंडमली क्या होती है, वो मूव करते रहती है, जैसे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, तो ठीक है, इस बैंक से उस बैंक में, ठीक है, तो वहां पे वैकेंसी क्रिएट होगी, फिर वहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर वहां हो गई वैकेंसी क्रिएट, ठीक है। तो इस तरह से ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं होल, ठीक है। तो इस होल के फॉर्मेशन के कारण भी इसमें करंट फ्लो होता है। तो इसमें जो है दो चीज मूव कर रही है, एक तो इलेक्ट्रॉन, एक होल्स, बोलो, यस सर। क्लियर, ठीक है। यस सर। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, तो उस होल के कारण भी क्या होता है, ये करंट फ्लो होता है। लेकिन जो इसमें करंट फ्लो होता है, अगर कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर में, तो वो आई जो होगा, एन ई ए इंटू वी डी। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। यस सर। और एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वी डी इक्वल टू म्यू इंटू ई, यही फॉर्मूला है ना, वी डी यस। इक्वल टू, या कुछ और है, या बोलो, वी डी इक्वल टू म्यू इंटू ई, जी देख लो। हाँ यही है, ठीक है। म्यू क्या है, याद है, मोबिल मोबिलिटी सर। मोबिलिटी, ठीक है। वी डी ग्रेविटी और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
इस कंडक्टर के क्रॉस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो हम इस चीज को आगे समझते हैं। देखो करंट कैरियर इन सेमीकंडक्टर, तो देखो सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि कोई भी चीज है ना, कोई भी मटेरियल एट लो टेम्परेचर कहने का मतलब 0 केल्विन, ठीक है, बिहेव एज ए इंसुलेटर, ठीक है। तो जितना भी मटेरियल है वो 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, 0 केल्विन बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, ठीक है, क्योंकि 1 केल्विन जो हो जाता है कितना होता है 273 ना, बोलो। यस सर। एक मिनट, 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है ना, तो 0 केल्विन देख लो, 0 केल्विन जो हो जाएगी वो हो जाएगी -273 केल्विन सेल्सियस, ठीक है। यस सर। ये कितना कम टेम्परेचर है, ठीक है। तो इतने टेम्परेचर पे ना कोई भी चीज क्या कहते हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो देखो एज वी नो दैट सेमीकंडक्टर मटेरियल नीड एनर्जी ऑफ ऑर्डर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू शेक ऑफ द वैलेंस बैंड एंड दिस एनर्जी इज इवन अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। और सेमीकंडक्टर मैंने पहले ही बताया था ना कि हमने देखा कि सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसको एनर्जी चाहिए कंडक्शन बैंड से, सॉरी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को, और वो एनर्जी इस ऑर्डर में चाहिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब चाहिए, ठीक है, टू शेक ऑफ द बैलेंस बैंड, ठीक है, बैलेंस बैंड से वो बाहर जाने के लिए कंडक्शन बैंड में, एंड दिस एनर्जी इज इवन अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये हम पहले डिस्कस कर सकते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, रिमूव फ्रॉम कंडक्शन कोवेलेंट, हाँ देखो इट लीव ए वैकेंसी बिहाइंड, यहाँ पे कुछ एरर लग रहा है, फ्रॉम बैलेंस बैंड होना चाहिए, इट लीव ए वैकेंसी बिहाइंड, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइबरिंग एटम कैन मूव इनटू इट्स वैकेंसी। देखो होता क्या है कि अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का 4 ये है, ठीक है, सिलिकॉन का क्या है 4 वैकेंसी है, ठीक है। तो इस तरह से रहता है, ये आपस में क्या रहते हैं कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये इस तरह से आपस में सब, इधर भी सिलिकॉन होगा इससे कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से जंप करके, ठीक है, कहीं कंडक्शन बैंड में गया, तो अब क्या होगा कि ये यहाँ पे जो खाली वैकेंसी बनी थी, ठीक है, उसको उसका जगह लेने कोई मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गया, ठीक है, तो अब फिर यहाँ पे होल बन गई, है ना। अब इसके यहाँ पे जब होल बनी तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए, है ना। यस सर। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन मूव होना, होल का क्रिएशन होना, फिर होल का मूवमेंट होना, ये सब लगा रहता है वहां पे। तो यही लिखा हुआ है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम ए कोवेलेंट बॉन्ड, देखो ये एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जब मूव हो रहा है, ठीक है, इट लीव ए वैकेंसी बिहाइंड, ठीक है, वो वहां पे एक वैकेंसी छोड़ जाता है। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइबरिंग एटम कैन मूव इनटू दिस वैकेंसी लिविंग द नाइबरिंग विथ वैकेंसी, जहां से वो आया होगा फिर वहां वैकेंसी छोड़ के आया होगा वो, ठीक है। इन दिस वे वैकेंसी फॉर्म इज कॉल्ड होल, ठीक है। होल ट्रेवल थ्रू द मटेरियल एंड सर्व एज एडिशनल करेंट कैरियर, क्लियर है। यस सर। ठीक है, होल भी मूव करता है, और होल इलेक्ट्रॉन तो मूव कर ही रहा है, ठीक है, तो हम इस यहाँ से बोल सकते हैं कि होल भी अलग अलग जगह पे क्रिएट हो रहा है, तो होल भी मूव कर रहा है, और होल भी एक करेंट कैरियर की तरह, एडिशनल करेंट कैरियर की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर हम इसमें करेंट लिखें तो हम कंडक्टर में करंट लिखते थे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की तरह, तो यहाँ पे जो करंट लिखे तो ये करंट जो आ जाएगी वो हो जाएगी करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल, ठीक है। यस सर। तो यहीं पे यहाँ पे बताया गया है देखो कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रही है, ठीक है, तो होल इधर जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो करंट इलेक्ट्रॉन इधर उठ के आया तो होल इधर आएगा, ठीक है।
फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो होल इधर आ गया ना, होल तो इधर जाते जा रहा है ना, फिर इलेक्ट्रॉन इधर आया, होल इधर, ठीक है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर में जो होता है करंट और होल अलग अलग, होल को एज ए पॉजिटिव चार्ज की तरह हम मानते हैं, ठीक है, तो होल को एज ए पॉजिटिव चार्ज मानते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो जो नेट करंट हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट है वो इधर फ्लो करेगा, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और होल के कारण भी करंट इधर फ्लो करेगा, आई ई और आई एच, तो यहाँ पे जो नेट करंट हो जाएगा वो आई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस आई ड्यू टू होल, ठीक है, बोलो। यस सर। और हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम उसको लिखे आई इज इक्वल टू आई इलेक्ट्रॉन प्लस आई होल, और आई इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं, आई को हम लिखते हैं एन ई ए इंटू वी जी, एन था नंबर डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, तो ये हो जाएगा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज, ई क्या था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई, और एरिया ए इंटू वी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसी तरह होल का लिख सकते हैं एन होल, देखो चार्ज दोनों पे सेम होता है लेकिन इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, ठीक है, होल पे जो होता है पॉजिटिव चार्ज और सेम एज ए इलेक्ट्रॉन, वो आगे लिखा हुआ है, और एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, ठीक है, यस सर। यस सर। ये आई आ जाएगा, यहाँ से तुम ई और ए कॉमन ले लोगे, ई और एरिया एन ई ए इंटू वी डी, तो ये आ जाएगा एन ई इंटू वी डी ई प्लस एन एच इंटू वी डी एच, है कि नहीं, यस सर। तो इस तरह से हम करंट लिख सकते हैं। तो कंडक्टिविटी भी लिखना था ना, वो सब आगे लिखा हुआ है शायद, चलो तो कुछ लिखा हुआ, चलो यहाँ पे देखो होल के बारे में, ठीक है, तो देखो होल इज कंसिडर्ड एज सेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, होल को हम क्या कंसिडर करेंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना, हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो। यस सर। उन्हें बतला दिया ना कि होल को पॉजिटिव चार्ज की तरह हम लोग करेंगे और जो चार्ज होगा उस पे इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो होल एक्ट एज ए वर्चुअल चार्ज, जो होल होता है ना वो एक्ट करता है वर्चुअल चार्ज की तरह, लेकिन ये चार्ज नहीं है, ठीक है, ये कोई फिजिकल चार्ज नहीं है, ऑल्सो देयर इज नो फिजिकल चार्ज ऑन इट, ठीक है, इस पे कोई भी फिजिकल चार्ज नहीं होता, ठीक है, तो हम होल को एज ए वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज मानकर चलते हैं, ठीक है, यस सर। यहाँ पे देखो इफेक्टिव मास ऑफ होल इज मोर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो मास ऑफ होल होगा वो इफेक्टिव मास जो होगा वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, ठीक है, इसलिए क्या होता है, मास ज्यादा होने से उसका मोबिलिटी कम हो जाता है, इस पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, मोबिलिटी पे, तो मोबिलिटी किसका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा होल से, ठीक है, यानी जो मोबिलिटी क्या बताता है, कौन कितना फास्ट मूव कर रहा है ना, यस सर। यस सर। ठीक है, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल, ठीक है, होल के बारे में समझ यस गए, सर। ठीक है, यस होल को सर। एज ए पॉजिटिव चार्ज लेकर चलेंगे, ठीक है, चार्ज जो होगा वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से, यानी चार्ज ऑन होल जो होगा ई होगा, ठीक है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो माइनस ई, ठीक है, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो प्लस ही होगा, ठीक है, चलो अब देखो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में ये समझ आ गया ना, होल और इसका फॉर्मेशन, यस सर। ठीक है, और जो सेमीकंडक्टर में हमने ये भी देख लिया कि जो करंट होगा वो होल के कारण भी होगा और इलेक्ट्रॉन के कारण भी, ठीक है, यस इस सर। चीजों को ध्यान रखना, इसका हम आगे और यूज करेंगे। तो देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है प्योर फॉर्म, ठीक है, प्योर जब सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, प्योर इम्प्योर भी होगा, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें थोड़ा सा डोपिंग वगैरह करेंगे तो वो इम्प्योर होगा, सेमीकंडक्टर इन देयर प्योर फॉर्म, ठीक है, फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटी,
ठीक है, जब प्योर बोल ही दिए तो उसमें इम्प्योरिटी नहीं होगा। ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड आर कंप्लीट, सभी कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट होगा। नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बैलेंस बैंड आर कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, बैलेंस बैंड फिल्ड रहेगा। कंडक्शन बैंड आर कंप्लीटली एम्प्टी, है ना। इट बिहेव एज परफेक्टली इंसुलेटेड, ठीक है, जब हम उसमें कोई भी एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं तब, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये इंसेंटिक याद रखना, प्योर फॉर्म प्योर सेमीकंडक्टर को इंसेंटिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं रहेगा, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट, ये सब उतना याद रखने का, इसमें कुछ ऐसा आएगा नहीं इससे, ठीक है। तो चलो, ठीक है, फिर देखो, ये तो हो गया ना कि कोई भी बिहेवियर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा ये सब की। अब देखो यहाँ पे, ऑन रिसीविंग एन एडिशनल एनर्जी, अब जैसे ही इसको एडिशनल एनर्जी देंगे, ठीक है, एनर्जी देने के लिए हम हो सकता है कि पोटेंशियल अप्लाई कर दे उसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, ऑन रिसीविंग एन एडिशनल एनर्जी वन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए कोवेलेंट बैंड ब्रेक एंड इट इज फ्री टू मूव इन द क्रिस्टल लैटिस। देखो, जैसे ही एनर्जी दी है ना, तो ये सब देखो, एक बॉन्ड यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और ये फ्री हो गया मूव होने के लिए, ठीक है। यस सर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे होल बन गया। अब इस होल को फिल करने के लिए हो सकता है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, फिर यहाँ होल बन जाएगा, फिर इसको होल करने के लिए यहाँ से आ जाए, फिर यहाँ होल बन जाएगा, है ना। यस सर। तो इस तरह का प्रोसेस कर चलते रहेगा ना। तो होल, इलेक्ट्रॉन एंड होल मूव कर रहे हैं ना। हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों इसमें मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इन इंसेंटिक सेमीकंडक्टर, ये समझ आ गया ना कि थोड़ा जैसे ही एनर्जी देंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़ के बाहर आएगा, ठीक है, यहाँ पे होल बनेगा, फिर इस तरह से ये प्रोसेस चलते रहेगा, यहाँ से ये आ गया, फिर ये आ गया, ठीक है। होल होल भी मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, ठीक है। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर, द नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल नंबर ऑफ होल, यानी जो होल बन रहा है और जो इलेक्ट्रॉन बन रहा है वो इक्वल हो गया, ठीक है। यस सर। तो वही है, एन ई इक्वल टू एन एच इक्वल टू एन आई, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक टर्म आता है मास एक्शन लॉ, ठीक है, मास एक्शन लॉ। तो एन ई इंटू एन एच इक्वल टू एन आई का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये हमें इम्प्योर वाले में आएगा जब हम डोपिंग में, तो इसमें क्या होगा, दोनों इक्वल लेंगे और इसको हम एन आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। एन इक्वल टू एन आई एच, और इसी को हम एन आई बोल देंगे, ठीक है। यस सर। और देखो वैलेंस बैंड करेंट, ये देखो टोटल करेंट, करेंट ड्यू टू होल प्लस करेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। देखो, इसको वैलेंस बैंड करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि होल जो बना वो वैलेंस बैंड में बना ना, और जो इलेक्ट्रॉन मूव होकर गया है वो कंडक्शन बैंड में गया ना, यस सर। यस सर। ठीक है। इसीलिए हम बैलेंस बैंड करंट जो होल को बोल देंगे वो बैलेंस बैंड करंट बोल देते हैं, और कंडक्शन बैंड करंट आई बोल देते हैं इसको। अब देखो कंडक्टिविटी, कोई भी चीज का जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी वो होता है एन ई, सॉरी, एन एन ई इंटू म्यू, ठीक है, समझ गए। यस सर। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हो जाएगा नंबर ऑफ एन ई इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू म्यू इंटू ई। इसी तरह होल की अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो एन इंटू एच, ई इंटू म्यू इंटू एच, है ना। यस सर। तो यहाँ पे अगर कंडक्टिविटी की बात करें, ठीक है, प्योर सेमी कंडक्टर में, तो ये दोनों तो
के कारण होगा ना, कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी ड्यू टू होल। यस सर। तो ये आ जाएगा Ne इंटू ई इंटू म्यू ई प्लस NH इंटू ई इंटू म्यू एच। यहाँ से अगर तुम कुछ कॉमन ले लो तो देखो ई कॉमन आ जाएगा और Ne इंटू म्यू ई प्लस NH इंटू म्यू एच, ये कंडक्टिविटी आ जाएगी सेमीकंडक्टर का, इसको भी याद रखना। ठीक सर है, कंडक्टिविटी Ne इंटू म्यू ये कैसे किया सर? तो क्या वहां पे बतलाया गया होगा आपको करंट में ही। ठीक है, इसको करंट में ही प्रूव किया जाता है, VG वगैरह से ही आता है। ठीक है, यस करंट सर। में ही। ठीक है, करंट वाला चैप्टर देखना, मैम ने शायद करवाया होगा। यस सर ठीक है, करवाया तो ये ठीक अब है, नहीं तो बताई। वो रेसिस्टिविटी और सही आता है। ठीक है, समझ गए? यस सर। ठीक है, उसको प्रूव करवाया जाता है रेसिस्टिविटी जब ये ओम्स लॉ करवाते हैं ना, उसी समय ये आया होगा, वो लंबा चौड़ा प्रूफ होगा। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग उससे बचते हैं। ठीक है, तो यस याद रख सर। सकते हो तुम ये। ठीक है, कंडक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ करंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ई जो चार्ज होगा। ठीक है, और म्यू जो होगा मोबिलिटी। ठीक है, तो जब यस इलेक्ट्रॉन सर। का लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन में ये लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई, इसका नंबर डेंसिटी और म्यू। होल का भी चार्ज वही होता है, नंबर डेंसिटी ये, और होल का ये मोबिलिटी। तो जो ओवरऑल कंडक्टिविटी आ जाएगी ये आ जाएगी, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आया था ना, यस यस सर। सर। तो यही कंडक्टिविटी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको याद रख लेना आप लोग। ठीक है, उतना ये टफ नहीं है, दोनों को याद रखो, दोनों को राइट कर देना, बस हो जाएगा। ठीक है, यस सर। प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर जो सब हमने ये कर दिया वही है, नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट। ठीक है, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेसिस्टेंस डिक्रीज। ठीक है, वही सब है, कोवेलेंट बॉन्ड दिस टाइप। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कर चार्ज लेंगे। कैरियर, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एंड होल होता है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है जर्मेनियम 32 और सिलिकॉन। ठीक है, ओके सर। अब देखो एनर्जी बैंड, तो एनर्जी बैंड ये है इसका, ये है जर्मेनियम का, ये है सिलिकॉन का। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार, ये सिलिकॉन का दोनों का। ठीक है, ठीक है, ऊपर वाला है जर्मेनियम का, नीचे वाला है, इधर बगल वाला है सिलिकॉन का। ठीक है, जर्मेनियम में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और इसमें 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। एक मिनट, एनर्जी बैंड प्योर सेमीकंडक्टर है ना, जर्मेनियम पे दिया हुआ भी नहीं है। ठीक है, यही होगा एनर्जी बैंड का। ठीक है, जर्मेनियम सिलिकॉन है एक। ठीक है, यही है, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो जर्मेनियम में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी फॉरबिडन गैप होता है। ठीक है, तो देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है ना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा किस में होता था एनर्जी गैप? इंसुलेटर में। यस ठीक सर। है, यस और सर। इसमें जो एनर्जी गैप है वो कम हो रहा है, बहुत कम है, 0.7 है, 1.1 है, तो 0.3 से बहुत ही कम है ये। ठीक है, तो
ये सब सेमीकंडक्टर के रेंज में आ गया। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इसका रेंज होता है, ठीक है, वो रेंज होता है 0.1 से 3 इलेक्ट्रॉन के बीच अगर रहेगा, ठीक है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच रहेगा तो उसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, यस सर। टाइम हो गया, क्या करे, छोड़ सर दे। कल करवा देना सर। ठीक है, ज्यादा हो गया ना आज। यस सर। देखो, ये सब थ्योरी था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर दिया। अभी अभी तो न्यूमेरिकल पे हम लोग आए भी नहीं। ठीक है, तो आएंगे न्यूमेरिकल पे कल। देखो ये न्यूमेरिकल कहाँ से है, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग फिर से एक बार रीडिंग दे देना, ठीक है, पीपीटी को, और जो भी नोट्स होगा आप बना लेना। ठीक है, ठीक है, यस सर। तो यहाँ तक, और आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो अब। ठीक है, एनसीईआरटी में भी ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है, एक्सेंट्रिक नहीं पढ़ना। इंसेंट्रिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर तक पढ़ लेना। ठीक है, समझ गए। यस सर। यस सर। और ये तो शॉर्ट नोट्स की तरह है ही, इसमें ज्यादा लिमिटेड नहीं है। ठीक है, किसी बुक से पढ़ोगे तो वहाँ तो बहुत सारा चीज लिखा रहेगा। इसको हमने अलग अलग करके, ठीक है, जितना मिनिमाइज हो सकता था हमने कर दिया। ठीक है, तो ये था। अब इसमें ये, अच्छा, भी बहुत पढ़ना है, पीएन जंक्शन। चलो, अगले क्लास में हम ये करेंगे। यस सर। ठीक है, हाँ जी, मनीष, चिराग, सिद्धार्थ, सुहानी। ठीक है, तो अच्छे से एक बार रीडिंग कर लेना आप लोग। ठीक है, देखो इसमें कुछ है नहीं, थ्योरी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा था और इसलिए मैंने सब लिख कर लाया है। ठीक है, ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। ओके, यस सर। यस सर। चलो, क्योंकि मैं जनरली ज़्यादा पीपीटी बनाने पे ये नहीं करता हूँ, लेकिन अब करना पड़ रहा है क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है जल्द से जल्द। ओके, ताकि आप लोग का रिवीजन वगैरह क्लास चले अब। ओके, चलो, ठीक है, तो गुड नाइट एवरीवन। कुछ पूछना तो नहीं ना किसी को? नो सर। चलो, नो सर। ठीक है, तो बाय, गुड नाइट एवरीवन। बाय सर, गुड नाइट, थैंक यू।